नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स की पहली चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की पहली पार्ट है जिसमें हम रिफ्लेक्शन और मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम पहले जान लेते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसी तरह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। और इसी के थ्रू हम किसी चीज को देख पाते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग किसी अंधेरे कमरे में हैं जिसमें कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो हम नहीं देख पाएंगे। ऑब्वियसली हमारे सामने पूरा ब्लैक इमेज आएगा। रात को भी ऐसे ही होता है, जब रोशनी नहीं रहती है, जब लाइट नहीं रहती है तो हम नहीं देख पाते। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ती है तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। तो इसीलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। और देर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय ए मिरर। जैसे हम लोग मिरर में अपने चेहरे को, अपने बॉडी को देखते हैं, वो भी लाइट के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर हम लाइट बंद कर दें और 10 मिरर सामने रख दें तो भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो लाइट बहुत एसेंशियल है। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो ट्विंकल ट्विंकल स्टार हम लोग बचपन में पोएम पढ़ते थे, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी तो वो होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, इसी के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। फिर ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो भी फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट का, जिसमें रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन तो होती ही है, डिस डिस्पर्शन भी होती है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के कारण हमें रेनबो नजर आता है। फिर बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लाइट से रिलेटेड है। फिर अब प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वैसे वेव्स जिन्हें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो लाइट वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव भी होती है। ये मैंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट के वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर देख लीजिएगा। फिर लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। फिर डुअल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर मतलब फोटॉन्स, इट बिहेव्स लाइक ए फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी। और वेव नेचर भी होता है, जैसे वेव मूव करता है वैसे ही। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वहां से ये रिलेटेड है। फिर लाइट कास्ट शैडो, रात के समय या लाइट हमेशा ही शैडो फॉर्म करता है। फिर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो लाइट की वैक्यूम में होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थी। When light falls on a surface, following things happen. जब भी किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो तीन चीजें होती है मेनली। एक होती है रिफ्लेक्शन, जो इस पार्ट में मैं सब समझेंगे। फिर दूसरी होती है रिफ्रैक्शन, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगा। और एक होती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इस चैप्टर में उतना डिटेल में ऐसा कुछ सच बताया नहीं गया है, तो भी मैं बता दूंगा बाद में। फिर चलाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो व्हेन लाइट
is allowed to fall in a highly polished surface such as mirror, most of the lights get reflected. जब भी किसी एकदम स्मूथ साइनी सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होती है, जैसे स्टील की यूटेंसिल होती है, जब नई नई रहती है तो हम उनमें अपना चेहरा भी देख लेते हैं, लेकिन वही जब यूज कर लेते हैं, हम लोग बहुत बार यूज कर लेते हैं, उसको बहुत बार वॉश करते हैं, तो उसमें स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आता है, और जिसके कारण जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो हेजी होने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो पॉलिश्ड सरफेस में जब भी लाइट फॉल करता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। हमेशा ही एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, तो ये कभी भी इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से मैच नहीं करता। ये तो दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली कॉमन होते हैं। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मैं बता दिया हूँ कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जब किसी स्मूथ साइनी सरफेस पे पड़ता है, जैसे कि मिरर हो गया या कोई भी साइनी ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, बेसिकली वो एक परपेंडिकुलर है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला लॉ है। द इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, देखिए सेम प्लेन पे होते, इस पॉइंट पे सबका सेम पॉइंट है। ठीक है, सेम प्लेन में इंसिडेंट होता है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। अब हम समझ लेते हैं इमेज। इमेज किसको बोलते हैं, तो इमेज इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू और मोर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, तो इमेज तभी फॉर्म होगा जहां पर दो लाइट रेज या तो मिल रहे हैं, सच्ची के मिल रहे हैं, या अपीयर टू मीट। जब रियल में मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रियल इमेज। जब रियली दो लाइट सोर्सेस, दो लाइट रेस या दो से अधिक लाइट रेस मीट करते हैं, उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज फॉर्म होता है। और जहां अपीयर टू मीट होता है उसे हम लोग इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, फिर रियल इमेज जो है वो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, हम लोग उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। फिर रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट था, तो जो इमेज बनेगा वो इस तरह से इन्वर्टेड बनेगा। बट इरेक्ट में क्या होगा, अगर इमेज ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इमेज भी ऐसा ही फॉर्म होगा, जिसे हम लोग इरेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल रियल इमेज का ले लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन होती है वो भी रियल इमेज ही होती है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जिस तरह से हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो जो होता है वो वर्चुअल, एक इमेजिनरी इमेज होता है। एक्चुअल में तो वो कोई इमेज नहीं होता है ना, तो वो वर्चुअल एंड रियल इमेज का उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस और पता चल गया होगा। फिर इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, तो इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, ये मैंने इमेज प्लेन मिरर पुट किया और ये ऑब्जेक्ट है ए बी,
और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, वो अपीयर टू मीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वर्चुअल है, मतलब इमेजिनरी है एंड इरेक्ट है। बता ही दिया हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इस ऐसा है तो इमेज भी इसी तरह से होगा, तो इसे हम लोग इरेक्ट कहते हैं। फिर लैटरली इन्वर्टेड, इसको लैटरल इन्वर्शन भी कहते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड, ठीक है। जैसे कि ये मून, मैंने मून लिखा है मिरर के सामने, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? इसमें मून का एन जो है वो राइट हैंड साइड पे है, लेकिन जो इमेज में फॉर्म हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जा रहा है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड है वो इमेज में लेफ्ट हैंड साइड बन जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड राइट बन जा रहा है, राइट साइड लेफ्ट बन जा रहा है। तो इसी को लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं, या लैटरल इन्वर्जन भी इसे कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। इसका बेस्ट एग्जांपल एम्बुलेंस के सामने लिखा रहता है, उल्टा करके एम्बुलेंस को लिखा जाता है कि ताकि जो सामने कोई भी गाड़ी चला रहा हो उसे एम्बुलेंस सही तरीके से पढ़ने मिल जाए और उसे वे दे दे कि ताकि वो पहले मूव कर जाए। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर का? द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो साइज होगा, लेट सपोज ऑब्जेक्ट का अगर साइज 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी साइज जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन में बताऊंगा, साइज ऑफ द इमेज बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इस केस में प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो 1 होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन में थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो ये हो गया प्लेन मिरर का। फिर चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, जो इमेज डिस्टेंस, हम इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं। तो प्लेन मिरर में जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरी है लैटरली इन्वर्टेड, तीसरी है हाइट ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, और एंड चौथी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड इमेज डिस्टेंस वो भी सेम होगी। तो ये सारी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आप आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जैसे कि कनकेव मिरर, और इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर जिसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर लेट सपोज अगर हम एक चम्मच स्पून ले लेते हैं तो जो इनसाइड वाला सरफेस होता है, ऐसे कर्व्ड वाला सरफेस होता है, वो हो जाएगा कनकेव, वो कनकेव शो करेगा, कनकेव मिरर शो करेगा। और जो आउटसाइड बाहर की तरफ में उठा हुआ है वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर कर्व्ड इनवर्ड है, कर्व जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर इनवर्ड में है, कर्व इनवर्ड है, तो हम उसे कनकेव मिरर कहेंगे। और अगर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड बाहर है, बाहर की तरफ आउटवर्ड में कर्व्ड है, तो हम उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर जो होता है वो रेस को कन्वर्ज कर देता है, वो रेस को ऐसे ऐसे करके वो कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो रेस को डाइवर्ज कर देता है, तो इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कन्वेक्स कनकेव मिरर में। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है वो कनकेव है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड में है
उसे हम कन्वेक्स कहते हैं। तो कन्वेक्स का एक्स से समझ जाइए एक्सटीरियर, तो इससे आप याद रख सकते हैं। एक्स मतलब एक्सटीरियर, मतलब कर्व्ड सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बाहर की तरफ है, तो आप उससे वैसे याद कर सकते हैं। फ्यू बेसिक टर्म्स हम समझ लेते हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक टोटल एक सर्कुलर मिरर का हम लोग कुछ पार्ट कोई कंसिडर करते हैं। तो लेट सपोज ये कनकेव मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो इनसाइड होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला लाइन जो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये पूरी जो ये लाइन है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर पोल क्या है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोल है। फिर अपोचर क्या होता है, तो द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो विड्थ है, ये टोटल जो लंबाई है, ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, वो है अपर्चर। उस डिस्टेंस को अपर्चर कहा जाता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑन विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंट्रल पॉइंट है सी, जिसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये पूरा स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है टुवर्ड्स द पोल, उस डिस्टेंस को, दैट इज द सीपी जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ बहुत सारे बुक में कैपिटल आर से भी डिनोटेड है, मैं यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एफ से। तो सारे जो रिफ्लेक्टिंग रेज, इस पे अगर कोई भी रेज आएगा वो इधर ही आके कोइंसाइड करेगा, मीट करता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। और कैपिटल जो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, वो है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, तो जितना भी डिस्टेंस मेजर हो रहा सब पोल के रेस्पेक्ट में हो रहा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है। तो रिलेशनशिप क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी काल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम समझ लेते हैं कुछ रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहला रूल है कि a ray parallel to principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror, ठीक है। तो concave mirror के केस में क्या होगा, जब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस के थ्रू ही पास होगा। तो ये पहला रूल है, तो ये कनकेव मिरर के लिए है। लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, सेम ही चीज होता है, लेकिन उसमें appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो यहाँ पर बस appear होता है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता है। तो ये appear to diverge from the focus, ये देख लीजिए, ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है आफ्टर एक रे पैरेलल टू आ रहा है, कन्वेक्स मिरर को हिट कर रहा है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर जा रहा है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर के लिए है। तो ये पहला रूल है रे डायग्राम बनाने के लिए। सेकंड रूल क्या है, जस्ट इसका फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, जब एक रे जब वो पास करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो जब वो मिरर को हिट करेगा वो अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यह होता है कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में भी सेम ही चीज होता है, यहाँ पे बस एपियर टू मीट होता है। तो एक रे आ रहा है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जब वो हिट कर जाता है मिरर को और वो रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल टू मूव करेगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये कन्वेक्स मिरर है। ये तो फर्स्ट रूल का जस्ट ये ऑपोजिट रूल है सेकंड। फिर तीसरा क्या है, तो अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो उल्टा उसी पाथ में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये तीसरा रूल है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तब ऐसा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से पास करेगा तो पैरेलली निकल जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा तब वो रिट्रेस बैक कर जाता है। तो सिमिलर केस होता है कन्वेक्स मिरर के साथ में, बस वहां पर हो जाता है एपियर टू मीट, क्योंकि इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता है मेनली यहाँ पर। तो the light rays come back along the same path because of the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। तो ऐसा क्यों होता है, वो रिफ्लेक्ट टोटली बैक क्यों हो जाता है, पूरी तरह से सेम पाथ में क्यों रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी लाइट हम लोग 90 डिग्री पे फॉल कराएंगे तो वो रिट्रेस बैक हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, वो पूरा 90 डिग्री फॉल हो रहा है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसीलिए वो वापस उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो ये यह कारण है। फिर जो चौथा है कि a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P। तो जब भी कोई ऐसा रे है जो डायरेक्टली प्रिंसिपल पोल पे आ रहा है, प्रिंसिपल पोल को हिट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करेगा किस एंगल पे, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब अगर इंसिडेंट एंगल जो है अगर 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर के साथ में, और कन्वेक्स मिरर में भी सेम ही चीज होता है। The incident and the reflected ray follows the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis। तो इस चौथे रूल में क्या है, पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो दोनों के केस में ही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये चारों जो रूल्स है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग जो रे डायग्राम्स है मिरर के लेंसेस के वो कर पाएंगे। तो रूल्स मैंने बता दिए हैं। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। ठीक है, तो जब इमेज जो है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, बहुत दूर पे खड़ा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है, लेट सपोज ये ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बहुत दूर खड़ा है, तो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये पैरेलली जो रेज आए वो फोकस के थ्रू जाएंगी, ये पहला रूल बताता ही है। तो ये दो रेज हिट किया और ये पैरेलली हिट जा रहा था, हिट किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो ये फोकस पे मीट करेगा। तो इस फोकस पे दो रेज मीट कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़े जहां पर दो या दो से अधिक रेज मीट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पे एट द फोकस जो हो रहा है वो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोजीशन क्या हो रहा है इमेज फॉर्मेशन का, एट द फोकस। इसका साइज क्या हो रहा है,
पॉइंट साइड, बहुत हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइड इमेज फॉर्म हो रहा है। ए बी का साइज देख लीजिए, और जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ एकदम पॉइंट साइज हो रहा है, ठीक है। और नेचर क्या हो रहा है, तो नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरह में था, ए बी अगर इस तरह में है, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो बी ए हो जाएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने होंगे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये पहला केस था। सेकंड केस में देख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब वो इंफिनिटी में नहीं है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पे है। तो उस केस में क्या होगा कि रेज पैरेलली मूव किया और वो फोकस से पास होगा एक रे, ठीक है। दूसरा रे जो है वो सेंटर का कर्वेचर से जा रहा है, तो वो रिट्रेस बैक हो जाएगा, वो फिर वापस चल जाता है क्योंकि नॉर्मली हिट करता है। फिर यहाँ पर है इस पॉइंट पे दोनों इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो इमेज फॉर्म हुआ बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। कैसा इमेज फॉर्म हुआ, तो डिमिनिश्ड हुआ, क्योंकि ए बी का जो लेंथ है और इसका लेंथ देख लीजिए वो छोटा है, इसके मुकाबले में छोटा है, तो डिमिनिश्ड है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या, नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर उल्टा हो गया बी ए। तो ये था सेकंड केस जिसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब आते हैं थर्ड केस में, जब ऑब्जेक्ट जो है वो एट सी में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जस्ट खड़ा है। उसमें उस केस में क्या होगा, एक रेज इधर पैरेलली मूव करेगा, वो फोकस से पास हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा रे जो है वो फोकस से जाएगा, तो जब फोकस से जो जाएगा वो पैरेलली मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वहां पर मीट कर रहा है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो एट द सी। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे है, इमेज भी सी पे ही फॉर्म हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रहा है। और इसमें सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, अगर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है, तो इमेज का भी 5 सेंटीमीटर ही हो रहा है। इसका नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। सेम केस यहाँ पर भी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही हो रहा था। कनकेव मिरर में एक केस को छोड़कर सब में ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। तो ये तीसरा केस था। अब चौथा देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को हम रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, पहला रे पैरेलली मूव करेगा, वो फोकस के थ्रू पास आउट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। फिर दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो रिट्रेस बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर दो रेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड सी। साइज ऑफ द इमेज क्या है, तो इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज जो है वो काफी enlarged है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी वही हो रहा है। तो ये चौथा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फिर देख लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस। तो जब प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट लाई करता है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्म होगा एट इंफिनिटी, क्योंकि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंफिनिटी में जाके मिलते हैं, वो बहुत दूर पे जाके कहीं पे वो मीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे वो मीट करता है। साइज क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, तो ऑब्जेक्ट जो फोकस पे खड़ा है वो बहुत छोटा होगा, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पे है और काफी एनलार्ज होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सारे केस में आपको ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, पोजीशन क्या होगी इमेज की, साइज क्या होगी इमेज की, और नेचर क्या होगा, ये याद रखना होगा। साथ ही साथ में रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जो लास्ट केस है उसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। जब पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
पोजीशन जो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, वो मिरर के बिहाइंड में होगा, अदर साइड ऑफ द मिरर, राइट हैंड साइड पे इधर में वो मिरर में फॉर्म होगा। और जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो हाईली एनलार्ज होगा, बहुत ही ज्यादा एनलार्ज होगा। तो इसका नेचर क्या होगा, ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। इस तरह से अगर ए बी ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सिर्फ इसी केस में, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल, इन दोनों के बीच में है, उसी केस में जो नेचर ऑफ द इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बाकी सब केस में देख लीजिए वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो समराइज करने के लिए मैंने ये चार्ट लगा दिया, एनसीईआरटी बुक का ही है ये, तो आप इसे देख लीजिए। तो सिर्फ एक केस में जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तब जाके इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर, और साइज जो है वो एनलार्ज्ड है, और नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारे छह जो केसेस है रे डायग्राम के वो आपको समझ आए होंगे। अब समझ लेते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के कहाँ कहाँ यूजेस है। कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट्स। तो हमेशा से टॉर्चेस जो व्हीकल के हेडलाइट्स होते हैं उसमें भी कनकेव मिरर ही यूज किया जाता है, ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट पैरेलली निकले और चारों तरफ लाइट फैल जाए। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर सैलून्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कनकेव मिरर। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं कनकेव मिरर, ताकि जो मैग्निफाइड इमेज मिले डेंटिस्ट को और इजीली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, जो हम लोग सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। तो ये भी कनकेव मिरर का ही यूज होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जो स्वीट शॉप होती है, स्वीट शॉप जिसमें रखा जाता है, जिनका जो जिस कंटेनर में रखा जाता है वो इस तरह से ऐसे मिरर में रखा जाता है कि ताकि जो स्वीट की जो साइज है वो ज़्यादा बड़ी लगे। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो कनकेव मिरर का यूज होता है, कि ताकि लगे कि हाँ बहुत बड़ा बड़ा साइज है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है कनकेव मिरर के। अब हम समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है। आप देख लीजिए रेस को जो है वो डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए वो कन्वेक्स मिरर को हम लोग मिरर भी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम द पोल, तो उस केस में क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के दूसरे साइड में होगा। ठीक है, एट द फोकस, यहाँ पर देखिए सारे रेज आके कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो बहुत कहाँ पे मीट हो रहा है, तो एट द फोकस बिहाइंड द मिरर जो है पोजीशन हो रही है इमेज की। साइज क्या हो जा रहा है, बहुत ही पॉइंट साइड या हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। और जो नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर में जो होता है हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ए बी ही रहेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड केस की तरह नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया पहला केस कन्वेक्स मिरर का। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर खड़ा है, मतलब वो भी काफी लार्ज डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, तो बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, वो भी दूसरे साइड में ही बन रहा है हमेशा से ही। कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये हो रहा है इमेजिनरी इमेज है, ये यहाँ पर एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। डॉटेड लाइन का शो होना मतलब ये इमेजिनरी है, ये अपियर टू मीट है, ये मीट एक्चुअल में नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन पोल एंड द फोकस के बीच में हो रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दूसरे साइड ऑफ मिरर। साइज क्या होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज ना हो लेकिन डिमिनिश्ड इमेज होगा,
और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो उसका नेचर है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये कन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं, एक जब इन्फिनिटी पे रहता है और दूसरा जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर होता है। तो दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो डिमिनिश्ड, पहले जो इन्फिनिटी केस में होगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज है, और सेकंड वाले केस में डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या क्या है। तो कन्वेक्स मिरर जो है आर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू या विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। तो बहुत सारे व्हीकल्स में, चाहे आप स्कूटी ले ले या बाइक ले ले या फोर व्हीलर ले ले, सब में ही रियर व्यू मिरर होती है। तो उसमें रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है। दिस मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। हम लोग बार बार पीछे मुड़ के तो नहीं देखेंगे, तो कन्वेक्स मिरर प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है, कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट, एक इरेक्ट इमेज देते हैं, दो डिमिनिश्ड, भले ही छोटे हो, छोटे साइज में हो, लेकिन इरेक्ट इमेज देते हैं, एंड एक लार्जर एरिया कैप्चर करता है। जो कन्वेक्स मिरर है ना, वो लार्जर एरिया को शो करता है। ठीक है, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। Thus, convex mirror enable the driver to view such larger area than would be possible with a plane mirror. तो अगर प्लेन मिरर यूज करते हैं तो उसमें भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो फॉर्म होता है, लेकिन वो लार्जर वाइडर व्यू नहीं मिलता। इसीलिए प्लेन मिरर के बजाय कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है एज इन रियर व्यू मिरर में। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, कार्टेशियन जो रूल होता है कि इस साइड में जो राइट हैंड साइड में वो प्लस एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स, यहाँ पर होगा प्लस वाई एक्सिस और यहाँ पर है माइनस वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये मीट करते हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन, जिसकी वैल्यू 0,0 रहती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है यहाँ पर हमेशा वैल्यू प्लस प्लस ये होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस वैल्यू होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस माइनस होगा वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो हाइट अपवर्ड्स, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई ऊपर में है, अपर साइड में है, तो उसका हाइट जो होगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। हाइट जब डाउनवर्ड हो, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हो, तो उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, और एक चीज सबसे मेन चीज है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर पे ही लिया जाता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मिरर पे नहीं होता। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो होगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट में देख लीजिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, और जो राइट हैंड साइड पे है, द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट साइड, वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक है, हाइट अगर आप ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर वो नीचे है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये न्यू कार्टेशियन रूल था। फिर अब समझ लेते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called object distance. तो जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो पोल से कितना दूरी पे खड़ा है, उस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर यू से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जहां पे इमेज फॉर्म हुआ फ्रॉम द पोल, वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर वी से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ पता ही है, स्मॉल लेटर एफ होता है। जो प्रिंसिपल फोकस है, जो डिस्टेंस होती है पोल की, उस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो इन तीनों का, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं, और उसको एक्सप्रेस किया जाता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो रेसिप्रोकल ऑफ image distance plus reciprocal of object distance is equal to reciprocal of the focal length, ये मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो मैं किसी नेक्स्ट
वीडियो में पूरा ही न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट के रिलेशन में इमेज कितना ज्यादा मैग्नीफाइड है, ठीक है, कितना ज्यादा मैग्नीफाइड है, ये मैग्निफिकेशन शो करता है। मैग्निफिकेशन बेसिकली एक रेशियो है, इज एक्सप्रेस्ड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 4 है और ऑब्जेक्ट जो है उसका है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? 4/2, दैट इज 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो 2 टाइम्स है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 2 टाइम्स है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एक जस्ट रेशियो है, तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। जब भी कोई कभी हम लोग रेशियो होता है उसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, तो ये जस्ट एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन अगर m ग्रेटर देन 1 है, अगर उसकी वैल्यू m ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो ज्यादा होगा देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर 1 है, इक्वल टू 1 है वैल्यू, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, सपोज 0.5 0.7, उस केस में क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज जो है वो छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द इमेज वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के हाइट से। अगर मैग्निफिकेशन 1 है, जो प्लेन मिरर के केस में होता है मैग्निफिकेशन 1 होता है, उसमें क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ द इमेज। तो ये 3 कंडीशंस याद रखना है। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस के रिलेशन में भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u। तो माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि वो इमेज जो है, माइनस साइन जो डिनोट करता है वो रियल इमेज है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव v/u है, तो मतलब वो वर्चुअल इमेज शो करता है, ठीक है, इमेजिनरी शो करता है। तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस में है तो हम लोग समझेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आ रहा है, उसका मतलब जो है इमेज जो है वो रियल है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स रियल इमेज एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज। तो ये मैग्निफिकेशन, इससे भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं सेपरेट वीडियो में ये सारा ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 2 में हम रिफ्रैक्शन, लेंसेज के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, पावर ऑफ द लेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।